Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. Studying in a foreign university is a dream that a lot of Indian students aspire for and start preparations for the same from quite an early age. And very few are the lucky ones who get through on a full scholarship. One such student we have today with us is Manu Chauhan. Hi Manu, welcome to the print. Thank you, ma'am. Thanks for having me here. Yeah, so today we're going to be talking to Manu about his journey और कैसे मनु ने कड़ी मेहनत से इस मुकाम को हासिल किया है जो इनको 100% स्कॉलरशिप स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से अवार्ड की गई है इन्हें। तो मनु शुरू करते हुए ये कॉन्वर्सेशन सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि क्योंकि अभी पैंडेमिक चल रहा है तो इस पैंडेमिक के चलते हुए जो आपने 11th और 12th में तैयारी की होगी आई एम श्योर उसमें आपको सबसे बड़े चैलेंजेस क्या रहे और स्टूडेंट्स को आप क्या बताना चाहते हैं कि वो कैसे इनको ओवरकम कर सकते हैं? यस मैम, सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो ये था कि जब मैं क्लास 11th में इसकी मैंने बिगिनिंग करी थी पूरी सेट की प्रोसेस की। वैसे तो ये मेरी पूरा जो आइडिया था वो लगभग 5 साल पहले मेरे दिमाग में था, बट क्लास 11 से एक रियल वर्क स्टार्ट होता है। तो क्लास 11 में जब मैं ये रियल वर्क स्टार्ट कर रहा था तो 12th में होता है, तो वो एक बहुत अहम जर्नी पे पहुंच चुका होता हूँ मैं। पर उस 12th क्लास में जब मैं इस जर्नी पे था 2020 में, तब पैंडेमिक हो गया था, उसकी वजह से लॉकडाउन हो गया था। तो स्कूल तो मेरी सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है और सारी तरीके की मेरी हेल्प कर रहा था, पर घर पे आके ये पॉसिबल नहीं हो पाया। और घर पे आके तुम्हें बहुत सारी अगर तुम्हें प्रिपरेशन करनी है इस टेस्ट की तो तुम्हें बहुत सारी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, तुम्हें बहुत सारा काम करना पड़ेगा, तो वो अवेलेबल घर पे नहीं होती है। तो मैं वहाँ पर तो स्कूल में लाइब्रेरी भी पॉसिबल थी, बट यहाँ पे लाइब्रेरी नहीं थी, तो वो बहुत इसके लिए तुम्हें फिर इंटरनेट पे जाना पड़ता है, तो इससे स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। और एक सबसे बड़ा चैलेंज जो आया था वो था इंटरनेट कनेक्टिविटी। तो एक जब कॉलेज इंटरव्यू चल रहा था इसी तरह, तब घर पे ही उस कॉलेज इंटरव्यू के बीच में वो इंटरनेट चला गया था और फिर मैं इंटरनेट नहीं, मतलब वो वीडियो कॉन्फ्रेंस ढंग से नहीं हो पाई। उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई। और स्कूल में तुम बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर में पार्टिसिपेट कर पाते हो, जिससे तुम्हारी ओवरऑल जो एप्लीकेशन होती है उसमें बहुत बड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। बट घर पे तुम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में कर सकते हो पार्टिसिपेट, बट उस हद तक नहीं। और तो आपने ऐसी क्या-क्या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्ट लिया मनु, और वो कितनी आपको मददगार रही जो आपकी एप्लीकेशन रही होगी जब आप अप्लाई कर रहे थे इधर, तो उसमें उसका वेटेज कितना था, इम्पोर्टेंस कितना था? मैम, जो सबसे बड़ी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज थी वो थी मेरी मैंने एक रिसर्च करी थी एक प्रोफेसर के साथ। तो इस शिवनाडर यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर है, उनके साथ मैंने रिसर्च करी थी, और वो रिसर्च एजिज्म पर थी। एजिज्म जो हमारी रूरल इंडिया में है, तो उसके लिए मैंने शिवनाडर यूनिवर्सिटी के साथ प्रोफेसर का रिसर्च करी और वो रिसर्च पब्लिश होने वाली है। तो एक कॉलेज लेवल की जो रिसर्च थी वो मैंने क्लास 12th में करी थी, तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा। और उसके बाद मैं टेबल टेनिस में बहुत ज़्यादा अच्छा था। और तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट जो मेरी एक्स्ट्रा करिकुलर ये थी कि मैंने एक यूथ एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था, उसको मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। तो उसमें बहुत सारे एप्लीकेशंस आए थे और उसमें मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। और इवन मैं बहुत सारे डिबेट कॉम्पिटिशन्स में भी पार्टिसिपेट करता रहता था। और जो मेरी हॉबी है उसको मैंने एक एक्स्ट्रा करिकुलर बनाया था, और वो था राइटिंग। तो मैं अपने ब्लॉग्स भी मैंने स्टार्ट किए थे लिखना, और वो लगता है मेरे को ये सारी ओवरऑल मेरी पर्सनैलिटी दिखाते हैं एप्लीकेशन। अच्छा, तो मनु थोड़ा बैक ट्रैक करके शुरू से शुरू कीजिए कि आपको ये ख्याल कहाँ से आया और सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है, कैसे आप रिसोर्सेज जो है उसको इकट्ठा कर पाए, क्योंकि इंग्लिश के एग्जाम्स जो देने होते हैं IELTS या TOEFL वो भी काफी एक्सपेंसिव होते हैं। SATs भी जो आपने दिए वो एक्सपेंसिव होता है, उसके लिए रजिस्टर करना भी। तो ये सब एक तो आपका प्लानिंग क्या रहा और फाइनेंशियली आप कैसे इसको संभाल रहे थे? तो ये जो पूरी जर्नी स्टार्ट होती है, पूरा जो ड्रीम मेरा बनता है कि मुझे स्टैनफोर्ड या फिर अमेरिका की कोई भी यूनिवर्सिटी में जाना है, वो क्लास 8 में था, जब मैं स्कूल के अपने एम्फी थिएटर में बैठा हुआ था। और उस एम्फी थिएटर में एक जो मेरी सीनियर थी उनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री चल रही थी। जो वो सीनियर जो थी वो यूएस में एक एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत यूएस गई थी। तो मैंने वहां से मन बनाया था कि मुझे यूएस जाना है, यूएस जाके पढ़ाई करनी है, और अपनी पूरी जो एजुकेशन है, हायर एजुकेशन, मुझे वहां लेनी है। तो वहां से वो मेरा मन स्टार्ट हुआ। फिर क्लास 8 से लेकर 10 तक मैंने मेंटल प्रिपरेशन करी इसके लिए। और जो भी अदर जो चीजें थी, जैसे एक
एक कोट है कि तुम किसी वॉर में जाने से पहले अपने हथियारों को पहले साफ करो। तो वो जो चीजें होती हैं वो मैंने 8 से 10 तक करी। फिर 11 से जो रियल वर्क स्टार्ट होता है इसमें, तो 11 से जो एसएटी है या फिर टोफल है या आईएलटीएस है, इसकी जो प्रिपरेशन थी, और जो प्रिपरेशन के लिए जो टेस्ट का जो मनी होता है, वो जो बहुत सारे आपको बहुत सारे फाउंडेशन इंडिया में मिल जाएंगे जो इस चीज के लिए हेल्प कर रहे हैं। तो इवन जो कॉलेज बोर्ड है जो एसएटी कराता है, वो भी आपको स्कॉलरशिप देने के लिए रेडी होता है, अगर आप अच्छी तरह उसको उनको बता पाते हैं कि हमारी जो घर की फाइनेंशियल कंडीशन है या फिर मेरी फाइनेंशियल कंडीशन है, मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। तो अगर आप उनको अच्छी तरह बता पाएंगे तो वो आपको स्कॉलरशिप देने के लिए रेडी हो जाएंगे। और भी बहुत सारे फाउंडेशन है इंडिया में, जैसे एक बडी फॉर स्टडी नाम का भी फाउंडेशन है जो इस चीज के लिए रेडी रखता है। और जो मेरा स्टडी रूटीन था वो बेसिकली मैं एक नाइट ऑल हूँ, तो मैं रात में बहुत ज्यादा पढ़ता हूँ। और मुझे लगता है जो मेरा रात का जो रूटीन है वो उस टाइम पर मेरा जो ब्रेन है या फिर मेरी बॉडी है वो बहुत अच्छी तरह रिस्पॉन्ड करती है। तो मैं तो आप कितने घंटे एवरेज रात में पढ़ाई करते थे? मैं रात में लगभग 4 से 6 घंटे स्ट्रेट बैठता था पढ़ाई करने, जब मैंने एसएटी की तैयारी कर रहा था। अच्छा, और दिन भर में आप क्या पढ़ाई करते थे? दिन भर में तो मेरे स्कूल चलता था 2 बजे तक। फिर 2 बजे के स्कूल के बाद फिर मैं थोड़ा स्पोर्ट्स खेल करने के बाद फिर मेरा 6-7 बजे डिनर करने के बाद फिर मैं वहीं बैठ जाता था पढ़ाई करने। तो रात को अच्छा। लगभग 2 या 3 बजे तक वो पढ़ाई चलती थी। अच्छा, तो आप अपने स्कूल वर्क के साथ में ये पढ़ाई कर रहे थे एसएटी के लिए, और दिन में 4 से 6 घंटे आप इसके लिए प्रिपरेशन में डिवोट करते थे। यस मैम। जी। तो मनु, जैसे आपने बताया कि स्कॉलरशिप्स आपको काफी सारे मिले जिसकी मदद से आप ये एग्जाम दे पाए। तो आप यस हमको ये भी बता रहे थे कि आप अपने घर से दूर रह के बुलंदशहर में, आप अलीगढ़ के रहने वाले हैं, और अब बुलंदशहर में जाके स्कूल में पढ़ाई करें, और वहां से आपने ये सभी पॉसिबल हो पाया आपके लिए। तो थोड़ा यस उसके बारे में हमें बताइए, आपकी जर्नी के बारे में, चैलेंजेस क्या थे? क्योंकि आप जो कंपटीशन, जो एप्लीकेशन आपने भरी है, दैट इज कम्पीटिंग विद हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स अक्रॉस द कंट्री। तो उसमें आप कैसे अपने आप को ऊपर ला पाए अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट? मैम, मुझे जो सबसे बड़ा जो फैक्टर लगता है मेरी पूरी एप्लीकेशन में था, वो तो एक तो मेरी रिसर्च थी, वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट था उस रिसर्च में। क्योंकि मुझे लगता है कि शायद रूरल इंडिया में ऐसी कोई रिसर्च अभी तक पब्लिश नहीं हुई थी। तो वो जो रिसर्च था वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रहा है मेरी एप्लीकेशन को स्टैंड आउट करने में। और दूसरी चीज मैं बोलूंगा, मेरे जो एसेज थे, तो जो एसेज थे उसके जो प्रॉम्प्ट्स होते हैं वो लगभग 15 से 20 प्रॉम्प्ट्स थे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के लिए। और जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो प्रॉम्प्ट्स जो मैंने एसेस लिखे थे, लगभग वो 4 से 5 महीने में खत्म हो पाए थे। तो 4 से 5 महीने की जो पूरी एक्सप्लोरेशन थी वो मैंने अपने आप को भी एक्सप्लोर किया उसमें, और मैंने अलग अलग इंटरेस्ट को एक्सप्लोर किया। तो मैंने जो फिलोसफी के ऊपर जो मैंने बहुत सारे ऐसे लिखे थे, जो मेरी लाइफ के ऊपर फिलोसफी है, जो मेरी गॉड के ऊपर फिलोसफी है, तो वो एक अलग तरीके से मैंने उन चीजों को देखा था, उन टॉपिक्स को समझा था। और शायद तो वही मनोज, जैसे ये एसेज के बारे में आप बता रहे हैं, तो कई सारे स्टूडेंट्स ऐसा भी करते हैं कि इन एसेज को या तो कोई दूसरे ऐसे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करते हैं जो ऑलरेडी इस एप्लीकेशन के थ्रू पास कर चुके हैं, या प्रोफेशनल्स होते हैं जो ये एसेज चेक करते हैं। तो आपने अपने एसेज को किसी से ऐसे प्रूफ रीड करवाया, या किसी से मदद ली आपने ऐसे फाइनल सेंड करने में? यस मैम, तो मेरे स्कूल ने 2 काउंसलर्स इसके लिए अपॉइंट किए थे दिल्ली में। तो वो मुझे पूरी एप्लीकेशन के लिए गाइड कर रहे थे कि मुझे कैसे इसको करना है, और कैसे एप्लीकेशन पूरी स्टेप बाय स्टेप मेरे को बता रहे थे कि मुझे ऐसे ऐसे करना है। और जो एसेज भी थे तो वो पूरा जो वर्क होता था वो मैं करता था, वो फाइनल प्रूफ रीड लेने के लिए कि अगर कोई तीसरी पर्सपेक्टिव से इसको पढ़ा जाता तो उनको कैसा लगता है। तो वो मेरे को फीडबैक उन्होंने दिया था, तो उनके जो काउंसलर्स थे। अच्छा, ठीक है। और मनु, एक दूसरे सवाल की तरफ आते हुए, जो अभी काफी रेलेवेंट है, लोग पूछ रहे हैं, जो 12th स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं, जिनके लिए अभी काफी बड़ा इश्यू बन चुका है। सीबीएसई के जो नए रूल्स हैं उसके हिसाब से 30-30-40, ये आपके 10th 11th और 12th प्री बोर्ड्स के मार्क्स जो है, उसमें से आपका इवैल्यूएशन होगा क्लास 12th का फाइनल एग्जाम का, क्योंकि पैंडेमिक के चलते एग्जाम कैंसिल हो गई है। तो इससे जो इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स हैं, जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं, जो बाहर देशों में अप्लाई कर रहे हैं, उनके ऊपर क्या असर पड़ता है, या कुछ भी उन्हें असर नहीं होता इससे? क्योंकि क्या मतलब रिएक्शन है, इफेक्ट्स है इसके? तो मैम, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स या फिर जो यूएस में पढ़ना चाह रहे हैं, तो उनके लिए उनकी जो पूरी एप्लीकेशन प्रोसेस होती है
वो क्लास 11th में ही स्टार्ट हो जाती है, और क्लास 11th से लेके क्लास 12 तक वो चलती है, और उनका जो रिजल्ट आ जाता है वो शायद बोर्ड एग्जाम से बहुत पहले आ जाता है। जैसे मुझे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के बारे में पता चला अप्रैल में, जबकि अप्रैल में हमारे एग्जामिनेशन नहीं हुए, तो अगर एग्जामिनेशन हो भी जाते, पेंडेमिक नहीं होती, तो शायद रिजल्ट नहीं आता। तो ट्वेल्थ के जो मार्क्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, बट वो बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं करते हैं तुम्हारे। तो उन्होंने, क्योंकि हर एक, क्योंकि जो यूएस है वहां पर हर एक कंट्री से लोग आ रहे हैं, तो वो एक कॉमन स्टैंडर्ड देखना चाहते हैं कि इस जो हमारा मेजर है इस पे वो कैसा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि हर एक का जो बोर्ड होगा या फिर हर एक का जो एग्जामिनेशन सिस्टम होगा बहुत ज्यादा डिफरेंट होगा। तो वो अपना खुद का उन्होंने सब कुछ डिजाइन किया हुआ है, उस पर ही वो आपको मेजर करते हैं। तो क्लास 12 के जी। बोर्ड एग्जामिनेशन में इतना इम्पैक्ट नहीं है, बट दे वर अच्छा, इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट थे पर इम्पैक्ट नहीं है। ज्यादा इम्पैक्ट नहीं। राइट। सो मनु, फाइनेंशियली आपका फैमिली इतना स्ट्रांग नहीं है, तो आपने स्कॉलरशिप्स लेकर के अपना सपना साकार किया, तो इसमें आपकी फैमिली का क्या क्या योगदान रहा, क्या चैलेंजेस उन्होंने फेस किए, और उन्होंने आपकी मदद की, साथ में आपने मिलके जो काम किया रहा होगा, उसके बारे में थोड़ा बताइए। आपका एज अ कलेक्टिव यूनिट, एज अ फैमिली कैसा जर्नी रहा ये 2 साल? तो सबसे बड़ा, तो मैं आपको पहले उस तरफ ले जाऊंगा जहां से ये पूरी जर्नी स्टार्ट होती है। ये जर्नी नहीं, मेरी पूरी, जो यहाँ पे मेरी लाइफ पूरी चेंज हो गई थी, वहां उस जर्नी पे लेके जाऊंगा। तो मैं क्लास 5th से पहले मैं अपने गांव के ही एक सरकारी विद्यालय में पढ़ा हुआ था। तो वहां पर जो एजुकेशन का लेवल है वो अच्छा है, मैं मना नहीं करूँगा बात को, बट इतना अच्छा नहीं जितना होना चाहिए शायद। तो मेरे पापा भी चाहते थे कि मैं अच्छे स्कूल में पढूं, मैं खुद चाहता था कि मैं अच्छे स्कूल में पढूं और प्राइवेट स्कूल में पढूं, जैसा कि होता है ज्यादातर। बट फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से मैं नहीं कर पाया। मैं बहुत सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट करने का मन करता था कि मैं ये भी करूं, मैं ये भी करूं, बट जब भी ये चीज़ों में पार्टिसिपेट करने का मन करता है तो मुझे फाइनेंशियल कंडीशन की ओर देखना पड़ता था कि ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो क्लास 5th में मेरे पापा को उन्होंने पूरी जिद्दोजहद करी कि देखूं कि किसका लाइफ कैसे चेंज हो सकती है। तो उनको विद्या ज्ञान स्कूल के बारे में पता चला। तो जो विद्या ज्ञान स्कूल है वो शिवनाडर जो फाउंडेशन है उसकी एक पहल है, फिलैंथ्रोपिक इंस्टीट्यूशन है, जो उन लोगों के लिए है, उन बच्चों के लिए है जिनके पास रिसोर्सेस नहीं है बट दे आर मेरिटोरियस। तो वहां पे मैंने वो उनके जो एक 2 टेस्ट होते हैं डिजाइन, जो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और एक स्टेट लेवल पर होता है, वो मैंने वो दोनों क्लैरिफाई करके लगभग 2.5 लाख बच्चे देते हैं, और फिर उनमें से 250 करीब बच्चे के करीब सेलेक्ट होते हैं। तो मैं वहां सेलेक्ट हो गया, तो वहां से पूरी पूरी लाइफ चेंज हो गई थी। तो फैमिली ने पूरे 8-7 साल तक, मतलब पहली बार ऐसा हुआ था कि मैं फैमिली से दूर हुआ था, तो 7 साल तक वो मोरल सपोर्ट रहा कि तुम अच्छा करते रहो और हम तुम्हारे साथ हैं। और दूसरी बात ये थी कि जब भी गाँव लौट के वापस आता था मैं, तो लोगों को एक इंस्पिरेशन मिलती थी, लोगों को होप मिलती थी कि ये लड़का कुछ आगे जाके करेगा। तो मेरी तरफ, मेरी आंखों में वो एक होप की तरह देखते थे। तो मैं आना भी चाहूँ विद्या ज्ञान स्कूल से वापस घर में, क्योंकि 7 साल बहुत लंबा समय होता है, तो वो नहीं आने देता था। वो हमेशा पुश करता था कि लोगों की जिंदगी इम्पैक्ट हो रही है, तो मैं इसको ऐसे नहीं कर सकता। तो वो पूरे, मैं नहीं बोलूंगा मेरी पूरी फैमिली ने किया है, पर पूरी कम्युनिटी ने मेरे सबको सपोर्ट किया है वहां पहुंचने की, वहां पढ़ने के लिए। और विद्या ज्ञान स्कूल ने तो फिर वो पूरा, उन्होंने हैंड होल्डिंग करी है जहां तक मैं आज पहुंचा हूँ। जी। तो मनु, अब आप वहां जाके क्या पढ़ाई करना चाहेंगे, क्या सब्जेक्ट्स आप चूज करना चाहेंगे? तो मेरा जो मेन इंटरेस्ट है वो इंटरनेशनल रिलेशंस एंड इकोनॉमिक्स में है, वहां पढ़ने का। बट यूएस की जो यूनिवर्सिटीज होती हैं उनमें अंडर ग्रेजुएशन लेवल की जो पढ़ाई होती है वो 3 साल की बजाय 4 साल की होती है। जैसे इंडिया में 3 साल की होती है, तो वहां पर 4 साल की होती है। तो वो 1 से 1.5 साल का समय देते हैं आपको कि आप चूज कर सकें, कि आप क्या एक्सप्लोर कर सकें डिफरेंट सब्जेक्ट्स को। तो 1 से 1.5 साल के समय के बाद आपको डिसाइड करना पड़ेगा आपका मेजर क्या है, क्योंकि वो समझते हैं कि जो 12th क्लास का बच्चा है उसको अभी दुनिया के बारे में, अदर सब्जेक्ट्स के बारे में इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं है। तो इंटरनेशनल रिलेशंस और इकोनॉमिक्स लेके मैं जा तो रहा हूँ वहां पर मैं बहुत सारे ऑप्शंस के लिए ओपन हूँ, और मैं चाहूंगा कि तो आपको क्या लगता है इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ने से आपको आगे क्या मदद मिलेगी, और आपका एंड गोल आप क्या रखते हैं? आपको क्या अचीव करना है कॉलेज के बाद, अपने एजुकेशन के बाद आप क्या गोल रखते हैं अपना? मैम, इंटरनेशनल रिलेशंस जो सब्जेक्ट मैंने लिया है वो मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये बहुत ज्यादा पॉलिसी मेकिंग से बहुत ज्यादा डील करता है। तो पॉलिसी मेकिंग ही वर्ल्ड में मेरे को लगता है बहुत ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है, बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज कर सकती है पॉलिसी मेकिंग। और वैसे तो मैं बहुत सारे ऑप्शंस के लिए ओपन हूँ, बट जो एंड गोल है मेरे दिमाग में, जो ऑब्जेक्टिव है मेरी लाइफ का, वो है कि मुझे लोगों की एक लाइफ में जो जो डाउन रोडन है, जो
पुअर लोग हैं उनकी लाइफ में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आना, जैसे मेरी लाइफ में इम्पैक्ट लेके आए शिव नाडा सर, तो उनसे मुझे एक मोटिवेशन मिलती है। तो इसके ऐसे ही मुझे भी कुछ ऐसा करना है, राइट। ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। तो मनु, आप उन स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहेंगे, क्या टिप्स देना चाहेंगे जो प्रिपेयर कर रहे हैं, जो मे बी नेक्स्ट ईयर इस प्रोसेस को अंडरगो करने वाले हैं? व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स दैट यू नो दे शुड कीप इन माइंड, सम टिप्स और ट्रिक्स जो आपने एक्सपीरियंस की, जो आपको लगता है सब स्टूडेंट्स को ध्यान में रखनी चाहिए जब वो इस प्रोसेस से गुजर रहे हैं? मैम सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट टिप मैं ये दूंगा, वैसे तो टेस्टिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर सबसे बड़ी जो चीज़ जो तुम्हें दिमाग में रखनी पड़ेगी अगर यूएस जैसे एप्लीकेशन प्रोसेस को क्रैक करना है, तो वो है कि जो यूएस के एप्लीकेशन का वो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, वो तुम्हारी सब्जेक्टिविटी देखते हैं। वो देखते हैं कि तुम एज एन इंडिविजुअल कैसे हो, तुम्हारा एटीट्यूड कैसा लाइफ के लिए। तो टेस्ट, तुम्हारी इंटेलिजेंस तो इंपॉर्टेंट है, पर पर्सनैलिटी उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए। तो तुम्हारे हमारे सोसाइटीज़ ने हमारे ऊपर कुछ एक्सपेक्टेशंस रख रखी हैं, और उसकी वजह से जो हमारा रियल सेल्फ है वो कहीं ना कहीं हाइड हो जाता है। तो वो जो रियल सेल्फ का जो रियल सेल्फ के ऊपर से जो पर्दा तुम्हें हटाना है, वो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। तो इसको हटाने के लिए मेरे को मुझे लगता है जो पूरी मेरी 2 साल की जो मेहनत थी, वो मेरी सेल्फ एक्सप्लोरेशन था। वो कोई एग्जामिनेशन क्रैक करना तो एक था ही, उसमें सेल्फ एक्सप्लोरेशन थी। तो मैं बोलूंगा कि अपने आप को सेल्फ एक्सप्लोर करो पहले, तो उससे ऑथेंटिसिटी आएगी। ऑथेंटिसिटी तुम्हारे को कहीं भी ले जा सकती है। So being your authentic self, you're showing your true personality and your true emotions, aspirations is what you think helps students get through. ठीक है मनु, एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, और वो इस बारे में है कि ये जो कॉलेज है इसकी पढ़ाई बहुत महंगी है, इसका हॉस्टल का फी जो है वो बहुत महंगा है, तो उसको क्या स्कॉलरशिप में इंक्लूड किया जाता है? आपको स्कॉलरशिप के क्या क्या बेनिफिट्स रहेंगे? मैं मेरी जो स्कॉलरशिप है उसमें सारा कुछ इंक्लूडेड है, इसलिए वो 100% है। उसमें मेरा मील्स भी इंक्लूडेड है, मेरी बोर्डिंग भी इंक्लूडेड है, इवन ट्रैवल भी इंक्लूडेड है। तो उसमें सारा कुछ इंक्लूडेड है, तो मेरे को राइट। सो कुछ भी नहीं। so आपका स्टे, ट्रैवल, फूड, एवरीथिंग एंड एकेडमिक एक्सपेंसेस इज कवर्ड अंडर द स्कॉलरशिप, राइट? Yes, मनु, ये मेरा आपसे आखिरी सवाल है। जो रिसोर्सेज इकट्ठा करने में स्टूडेंट्स को तकलीफ हुई है पिछले 2 साल में, पैंडेमिक के चलते स्कूल सब बंद हो चुके हैं, सब मीडियम ऑनलाइन है, कुछ ऐसी वेबसाइट्स, कुछ ऐसे ट्रिक्स टू फाइंड आउट द बेस्ट यू नो ऑनलाइन बुक्स और रीडिंग मटेरियल जो स्टूडेंट्स एक्सेस कर सकते हैं, कुछ ऐसे वेबसाइट्स या लिंक्स जो आपको बहुत मददगार रहे, वो आप स्टूडेंट्स को बताना चाहेंगे? यस मैम, जैसे मैं एसएटी के लिए प्रिपरेशन कर रहा था, तो एसएटी को अगर आप ट्यूटर्स देखेंगे तो ट्यूटर्स बहुत ज़्यादा महंगे भी आ रहे हैं, और शायद सारे लोग अफोर्ड ना कर पाएं ट्यूटर्स को। तो इसी के लिए एक साइट है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थी मेरी पूरी एप्लीकेशन प्रोसेस में, मेरी पूरे एसएटी के एग्जाम क्रैक करने में, और वो थी खान अकेडमी। तो खान अकेडमी ने, वो एक फिलैंथ्रोपिक इंस्टीट्यूशन है, वो भी इसी तरीके से, तो वो तुमको तुम्हारे जितने भी सब्जेक्ट टेस्ट होंगे, जो एसएटी के साथ सब्जेक्ट टेस्ट भी होते हैं, तो उसके लिए भी तुम्हारी पूरी हेल्प करेगी, और उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इवन एसएटी के लिए मुझे लगता है वहां से अच्छा मटेरियल कहीं भी नहीं है, खान अकेडमी से अच्छा मटेरियल कहीं भी नहीं है एसएटी प्रिपरेशन के लिए। ऑलराइट, एसएटी प्रिपरेशन के लिए खान अकेडमी इज द बेस्ट सोर्स। और कोई वेबसाइट्स जहां पे से आपने अपने एसेज या कुछ और रीडिंग मटेरियल इकट्ठा किया हो? यस मैम, बडी फॉर स्टडी से मुझे स्कॉलरशिप मिली थी एसएटी सब्जेक्ट टेस्ट लेने के लिए और एसएटी लेने के लिए। तो बडी फॉर स्टडी जो है वो मेरे जैसे बच्चों के लिए ही स्कॉलरशिप देने का काम करती है। तो बडी फॉर स्टडी आप देख सकते हैं, और बहुत सारे पूरी एप्लीकेशन प्रोसेस में बहुत सारे कॉलेज यूट्यूबर्स भी आपकी मदद करेंगे जो जाए, तो उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल खोल रखा है, तो वहाँ पे आपको गाइडेंस मिल सकती है अगर आप चाहते हैं। ऐसे कुछ यूट्यूब चैनल के बारे में आप हमें बता सकते हैं? मैम एक यूट्यूब चैनल का नाम है आरपी पार्क करके एक लड़का है जो स्टैनफोर्ड में ही पढ़ता है, तो उसका जो वीडियोस थे वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थे। ओके, तो वो वीडियोस बनाते हैं स्टूडेंट्स को मदद करने के लिए। तो मेरा आपसे आखिरी सवाल मनु, आपके दिमाग में क्या प्रक्रिया चल रही थी, क्योंकि आप ऐसे स्टूडेंट्स के साथ compete कर रहे थे जिनके पास उनको मदद करने को लोग हैं जो उनको ऐसे कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहे हैं, जिनकी फाइनेंशियल, जिनको सारे रिसोर्सेज का एक्सेस था, जिनके लिए आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ी क्योंकि आप दूसरे शहर से, छोटे शहर से आ रहे हैं, तो आपके पास हो सकता है जो एक्सेस है, जो मटेरियल अवेलेबल है,
वो इतना इजीली अवेलेबल नहीं है। तो उस टाइम पे आपके दिमाग में क्या चल रहा था, और क्या आपको ऐसा लगा कि कुछ ऐसा होना चाहिए जो स्टूडेंट्स को और मदद कर सके, या जो रूरल इंडिया में स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कुछ मदद कर सके? यस मैम, सबसे पहले बड़ी बात यह है कि रूरल इंडिया में लोग जो हैं शायद कभी यूएस जाने के ख्वाब नहीं देखते हैं। तो वहाँ पे वो अवेयरनेस हो लोगों के अंदर कि वहाँ भी यूएस जा सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। तो वो मैं एक एग्जांपल सेट कर रहा हूँ लोगों के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और दूसरी बात ये थी कि मैं जब ये एप्लीकेशन प्रोसेस कर रहा था तो मुझे पता था कि मैं बहुत ही रिच लोगों से कॉम्पीट कर रहा हूँ जिनके पास सारे रिसोर्सेज हैं। बट मैंने कभी ये नहीं सोचा कि ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि मुझे हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। और मैंने हिस्ट्री में सब लोगों के एग्जाम्पल्स देखे हैं जिन्होंने ऐसा काम कर दिए हैं कि शायद इमेजिनेशन से बात, ह्यूमैनिटी की एक लेवल को पुश कर दिया है आगे। जैसे अगर मैं इजिप्ट की बात करूं तो इजिप्ट में उन्होंने पिरामिड्स बना दिए, जो कि आज भी मॉडर्न आर्किटेक्ट्स के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो एक चंद्रगुप्त मौर्य थे जो एक ट्राइबल फैमिली से थे, और वो वहाँ पे एक पूरे इंडिया के एक किंग बन गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि पॉसिबिलिटीज तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए। तुम्हारे दिमाग में कुछ रियल है तो वो रियलिटी में बन जाएगी, चाहे कैसे भी हर्डल्स हों। राइट, राइट। थैंक यू सो मच मनु, हमसे बात करने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। और हम सब होप करते हैं कि आपका एजुकेशन बहुत ही अच्छे से वैल्यूज, नॉलेज और स्किल्स सीख सके। मुझे लगता है ये आपकी स्टोरी शायद बहुत सारे लोगों के मोटिवेट करेगी, इंस्पायर